तो ये कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस और लोग जिनका हमें धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी वजह से ये घोटाला सामने आ पाया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें कही स्कीम को लेकर, लेकिन दो चीजें बड़ी खास थी। पहला तो ये कि जनता को हक है ये पता करने का कि पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा दिया जाता है और कौन कौन वो चंदा देता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जनता के राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार के खिलाफ थी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न जताया इस चंदा धंधा मॉडल को लेकर। कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस करी जा सकती हैं प्योरली एज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कंपनियां चंदा डोनेट कर रही हैं कुछ रिटर्न में बेनिफिट पाने के लिए। इसी सब के बेसिस पर कोर्ट ने एसबीआई को डेटा रिलीज करने को कहा। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। और शुरुआत में एसबीआई ने बहुत बहाने मारे कि नहीं, हमें तो 3 महीने का समय लगेगा, हम इलेक्शन के बाद ही ये कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने जब दोबारा से ऑर्डर दिया तो डेटा 2 दिन के अंदर रिलीज हो गया और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इस डेटा को पब्लिश किया गया। ये डेटा जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ, ये 2 अलग अलग लिस्ट में बटा हुआ है। पहली लिस्ट बताती है कि किन किन कंपनीज ने और किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी, कितने रुपयों की। और दूसरी लिस्ट बताती है कि किन किन पॉलिटिकल पार्टीज ने कितने अमाउंट की इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश किया था। लेकिन एसबीआई ने बड़ी चालाकी से जो सीक्रेट नंबर्स थे वो नहीं रिवील किए। इनके बिना दोनों लिस्ट को एग्जैक्टली एक दूसरे से कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। फिर से जनता से चीजें छुपाने की कोशिश करी गई। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डांट लगाई कि इस तरीके से सेलेक्टिव होकर डेटा नहीं पब्लिश कर सकते। फिर इन्हें कहा गया कि 21 मार्च तक सारा डेटा पब्लिश करना है। अब बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी देश में, उन सबको अपने अपने डोनर्स की लिस्ट तो पता थी। उन्हें पता था कि उन्हें जो डोनेशन मिली है वो किसने करी है। तो 10 पॉलिटिकल पार्टीज ने तो खुद ही से ही अपनी लिस्ट पब्लिक के सामने रख दी कि हम अपना डेटा पब्लिकली रिवील करते हैं, एसबीआई करे ना करे। ये पार्टीज हैं समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जेडीयू, जेडीएस, डीएमके, एडीएमके, जेकेएनसी, गोवा की एक पार्टी एमजीपी और एसडीएफ सिक्किम की। इनके भी ऊपर मैं कहूंगा 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स कभी एक्सेप्ट करी ही नहीं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। ये है सीपीआई, सीपीआईएम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और सीपीआईएमएल। इन पार्टीज को किसी और मुद्दे पर जरूर क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर इनका जो स्टैंड है वो तारीफ के लायक है। और बाकी जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट किया, उनके लीडर्स का यही कहना है कि हमने इन्हें इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हमने सोचा ये स्कीम आई है तो इसे इस्तेमाल कर ही लेते हैं, ये सोचकर कि हमारे डोनर्स को कोई समस्या नहीं होगी। वैसे भी सिर्फ चंदा लेने का मतलब ये तो है नहीं कि ये स्कैम है। आप कहेंगे पर इलेक्टोरल बॉन्ड से तो आपको भी फायदा हुआ। तो हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे सके या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच सके या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके धमकी देकर उनसे हफ्ता वसूली कर सके। अच्छा, कोई बॉन्ड वही देगा जो धनवान है। धनवान वही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री में बड़ा होगा, वही दान दे सकता है। तो थ्योरी तो आपने बहुत समझ ली दोस्तों, अब प्रैक्टिकल पर आते हैं, असली घोटालों की बात करते हैं। इन सभी घोटालों में 3 एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। पहला, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, ये बीजेपी हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट में या कोई भी और पार्टी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने चंदा डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और तीसरा, आम जनता यानी पब्लिक। इन तीनों के नीचे एक बक्सा रख देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नीचे जो बक्सा रखा है वो चंदे का डिब्बा है, कंपनी के नीचे जो डब्बा है वो कंपनी के पैसे का डब्बा है, और तीसरा, पब्लिक के नीचे जो डब्बा है वो सरकारी पैसे यानी जनता के पैसे का डब्बा है। अब सोचो, अगर सरकार जनता के डब्बे से पैसे निकालकर कंपनी के डब्बे में डाल दे और रिटर्न में कंपनी अपने डब्बे से पैसे निकालकर पार्टी के डब्बे में डाल दे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, क्या आप इसे एक स्कैम कहोगे या नहीं कहोगे? ऑब्वियसली एक घोटाला है।